नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर अंग्रेजी विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। और इसी क्रम में आज का यह वीडियो चैप्टर इंडिगो के प्रश्नोत्तर पर आधारित है। तो आइए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि थिंक एज यू रीड का जो सेक्शन है उसके दो वैकल्पिक क्वेश्चन को मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, आप उन्हें खुद कर लें। अब जो लिखित है मैं उसे बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। विद द शुक्ला मीटिंग, शुक्ला मेट होगा। आप एक बार क्वेश्चन देख लें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कुछ छूट गया है, यानी क्वेश्चन का भाव यह कि उन जगहों की सूची बनाएं, उन जगहों के बारे में बताएं जहां शुक्ला की मीटिंग के बाद गांधी गए थे, उन्होंने विजिट किया था। तो हम सभी जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर के आधार पर हमें यह जानकारी मिली। हम जानते हैं कि गांधी की मीटिंग लखनऊ में हो रही थी, तभी उनकी मुलाकात शुक्ला से हुई, यानी शुक्ला उनसे मिलने वहाँ पहुँचे थे। और फर्स्ट मीटिंग शुक्ला की, यानी गांधी जी की शुक्ला के साथ फर्स्ट मीटिंग लखनऊ में हुई। और उसके बाद गांधी कानपुर गए, वहाँ से फिर वह भारत के अन्य हिस्सों में भी गए। फिर वह वापस आश्रम आए, आश्रम जो कि अहमदाबाद के निकट ही स्थित था। उसके बाद फिर वह कलकत्ता गए, वहाँ से फिर पटना, मुजफ्फरपुर आदि गए। तो आंसर कुछ इस प्रकार है। गांधी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज इन लखनऊ। गांधी की फर्स्ट मीटिंग शुक्ला के साथ लखनऊ में थी, लखनऊ में। देन ही वेंट टू कानपुर। अब मैं यहाँ कानपुर, हम जानते हैं कि अभी कानपुर हम ऐसे लिखते हैं, बट ये मैं कानपुर ठीक उसी तरह लिख रहा हूँ जैसा हमारा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, और ब्रिटिश लोग जैसे बोलते थे, उच्चारण करते थे या इसका नाम यूज़ करते थे। तो वेंट टू कानपुर, और जब कानपुर गए फिर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अन्य हिस्सों में। ही रिटर्न टू हिज आश्रम विच वॉज सिचुएटेड नियर अहमदाबाद। फिर वह वापस अपने आश्रम आए जो कि अहमदाबाद के निकट स्थित था। लेटर, बाद में, ही वेंट टू कलकत्ता। भले ही अभी हम कोलकाता कहते हैं, लेकिन वह कलकत्ता था, पूर्व में कहा जाता था, जो हमारे टेक्स्ट बुक में है। कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर बिफोर अराइविंग एट चंपारण। तो उसके बाद वह कलकत्ता गए, पटना गए और मुजफ्फरपुर गए। इन जगहों में गए चंपारण में जाने से पहले, पहुंचने से पहले। So Gandhi's first meeting with Shukla was in Lucknow. Then he went to Kanpur and other parts of India. He returned to his ashram which was situated near Ahmedabad. Later he went to Calcutta, Patna and Muzaffarpur before arriving at Champaran. Okay. Next question. What did the peasants pay British landlords as rent? What did the British now want instead and why? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का समूह है, प्रश्नों का समूह। ओके, जो है देखते हैं। पहला ये क्वेश्चन है कि पीजेंट्स, किसान क्या पे करते थे ब्रिटिश ज़मींदारों को, और अब क्या हो गया था, उसके बदले में क्या आ गया था, अब वो क्या चाहते थे, किसके बदले में, क्यों ऐसा चाहते थे। और जो सिंथेटिक इंडिगो आया, सिंथेटिक नील, कृत्रिम नील, उसका क्या असर पड़ा इस प्राकृतिक नील पर। तो हम जानते हैं कि वहाँ के किसान शेयर क्रॉपर थे और उन्हें क्या करना होता था, खेती उनकी ज़मीन में करते थे और रेंट के बतौर किराया उन्हें नील
की फसल देना होता था। अब क्या होता है, इसी क्रम में जर्मनी कृत्रिम नील का उत्पादन करना शुरू कर देता है, एक डेवलप कर लेता है। तो यह जब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को जानकारी मिलती है कि सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो चुका है, तब अब वह किसानों को बुलाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें 15% के समझौता से मुक्त करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कंपनसेशन देना होगा, कुछ रुपए देने होंगे, कुछ रकम देना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर इस प्रकार, द पीजेंट्स वेर शेयर कॉपर, वी नो, ऑल ऑफ अस नो अबाउट दिस, दे यूज टू पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इंडिगो एज अ रेंट। ठीक है, नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, अब जर्मनी ने डेवलप कर लिया था सिंथेटिक इंडिगो। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो अब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है वह मनी चाहते थे कंपनसेशन के रूप में कि उन्हें इस 15% अरेंजमेंट से मुक्त कर देंगे, उसके बदले में वो कुछ रकम जमा करें। द प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन, और इसमें क्या हुआ, जो प्राकृतिक इंडिगो थी नील, वह सिंथेटिक नील, कृत्रिम नील के आने के बाद इसकी जो कीमत है वह गिरने लगी। किस लिए गिरने लगी? ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो। So the peasants were sharecropper. They used to pay the British landlords indigo as a rent. Now Germany had developed synthetic indigo, so the British landlords wanted money as a compensation for being released from the 15% arrangement. The prices of a natural indigo would go down due to the synthetic indigo. The events in this part of the text illustrate Gandhi's method of working. यानी इस चैप्टर में हमें यह गांधी जी का जो मेथड ऑफ वर्किंग है, काम करने का तरीका है, वह चित्रित करता है। तो क्या आप कुछ ऐसे इंस्टेंसेस, कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेज ऑफ दिस मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस? तो क्या आप कुछ ऐसे उदाहरणों को चिन्हित कर सकते हैं जो हमें इस बात को लिंक करता है, बता सकता है उनका मेथड सत्याग्रह का और नॉन वायलेंस का, कि कैसे उनकी काम करने का मेथड था, तरीका था? तो आंसर है एज वी रीड द चैप्टर एंड फाइंड। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं यह इंडिगो, और हमें यह पता चलता है, हम पाते हैं कि गांधीज पॉलिटिक्स वाज इंटरमिंगल्ड विद द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडियंस। तो गांधी जी का जो पॉलिटिक्स था, राजनीति थी, वह जुड़ी हुई थी, गुथी हुई थी, इंटरमिंगल्ड थी, गुथी हुई थी मिलियंस भारतीयों के रोज़मर्रा की समस्याओं से। ही अपोज्ड अनजस्ट लॉज, कुछ जो लॉ थे, कानून थे, उनका उन्होंने अपोज किया। ही वॉज रेडी टू कोर्ट अरेस्ट फॉर ब्रेकिंग सच लॉज एंड गोइंग टू जेल, और जो कि वह कानून जो कि हित में नहीं थे, भारतीयों के हित में नहीं थे, उनके अगेंस्ट में उसे तोड़ने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे और जेल भी जाने को, अरेस्ट होने को भी तैयार रहते थे। द फेमस डांडी मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ इज अनदर इंस्टेंस। तो एक ऐसा ही एक उदाहरण है, और वह है प्रसिद्ध डांडी मार्च, जिससे उन्होंने नमक का कानून तोड़ा था, साल्ट लॉ तोड़ा था। द रेजिस्टेंस एंड डिसओबीडियंस वाज पीसफुल एंड अ फाइट फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। और जो भी प्रतिरोध और अवज्ञा है वह शांत था, और यह युद्ध सत्य और न्याय के लिए होता था। दिस वॉज लिंक्ड डायरेक्टली टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, और यह एक जुड़ा हुआ है उनके सत्याग्रह और नॉन वायलेंस से। क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफर्ड टू द फार्मर्स? हम याद करें कि चैप्टर के दौरान हमने पढ़ा था कि 50% की मांग हुई थी सेटलमेंट के लिए, तभी जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हैं वो उन्होंने कहा कि 25% ही वह सेटलमेंट करेंगे, और फिर गांधी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तो ऐसा क्यों किया?
आंसर है फॉर गांधी द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैज़ बीन फोर्स्ड टू रिटर्न पार्ट ऑफ द मनी। और उसी चैप्टर के पढ़ने के दौरान हमने कहा था कि गांधी के विचार थे कि जो रिफंड मिल रहा था वह रकम मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि उन्होंने जमा किया, रिफंड किया और उन्होंने गलती पाई गई, वे गलत निकले, तो ज़्यादा मायने ये रखता है। और उनके प्रेस्टीज पर भी आघात हुआ, इसीलिए वे सहमत हो गए इस 25% रिफंड के सेटलमेंट पे। तो फॉर गांधी द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स्ड टू रिटर्न पार्ट ऑफ द मनी। तो गांधी के लिए ये जो रिफंड हुआ था वह कम इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट ज़्यादा यह था कि लैंडलॉर्ड्स को फोर्स किया गया, मजबूर किया गया कि वे रिटर्न करें उनका पैसा, इसलिए वे एग्री हो गए इस सेटलमेंट के 25% रिफंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स। तो ये जो एपिसोड है उसने किसानों पर मतलब क्या असर डाला, क्या चेंज कर दिया। तो हम जानते हैं द पीजेंट्स वेर सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन कोर्ट केसेस। सबसे पहले असर तो यह कि ये जो किसान थे इनका समय और पैसा कोर्ट में बर्बाद होने से बचा। After some years, the British planters gave up control of their states। और कुछ दिनों बाद जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो कपास की, जो नील की खेती करवाते थे, उन लोगों ने अपने स्टेट्स पर नियंत्रण खो दिया। दिस नाउ रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। और ये जो संपत्तियां थी, स्टेट्स था, ज़मीन थी, वह वापस पीजेंट्स को मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। और ये जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग था यह गायब हो गया। तो यह था प्रश्नोत्तर पर आधारित वीडियो। कल की वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।